नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, मंत्री सुबोध उनियाल, प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, बसपा विधायक शहजाद शामिल हुए। 5 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र के प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। मंत्रणा समिति में कई प्रस्ताव को लेकर भी इस बैठक में विचार मंथन किया गया। विधानसभा भवन देहरादून में सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सत्र में शामिल होने से पहले सत्र को मर्यादा स्वरूप चलाए जाने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया गया। इसके साथ ही सत्र में होने वाले तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि ये सत्र विशेष रूप से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए बुलाया गया। हालांकि सत्र से पहले ही विपक्षी पार्टियां यूसीसी का ड्राफ्ट न मिल पाने की वजह से विरोध करती नजर आ रही है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने यूसीसी को पूर्ण धर्म विरोधी बताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने यूसीसी ड्राफ्ट को विपक्ष को उपलब्ध करने और इसका अध्ययन करके वक्त देने की बात कही है। जा रहा है तो हमने इस बात पर चर्चा की। कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलए हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है जो कि परंपरा इस प्रदेश में रही है और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा में बैठेंगे कि उसके बाद आगे क्या कार्रवाई। देखिए, आज दलीय नेताओं की बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए और फिर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई है। कल मंडे में कंडोलेंस होगी क्योंकि जो हमारे सम्मानित विधायक मंगलौर सर्वोत्कृष्ट अंसारी जी का देहांत हुआ और कई पूर्व विधायक भी का भी देहांत हुआ है। परसों सदन का कार्य होगा 6 में। अभी विशेष सत्र सरकार बुलाया है यूसीसी पर चर्चा करने के लिए। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है। कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा। लेकिन कल फिर हमारी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए हमने अनुरोध किया है। क्या चर्चा है? नहीं, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 को उस पर चर्चा होगी। नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती है जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपरा है। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून में तमाम क्षेत्र अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया गया। वहीं इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ
इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं। उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है। विधानसभा सत्र से पहले नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया, जहां कांग्रेस द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सत्ता पक्ष पिछली विधानसभा में भी सवालों से बचते हुए नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते हैं। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा शेष नहीं बचा, इसीलिए कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे मंत्रीगण विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी में है और जो भी सवाल विधानसभा सत्र के दौरान लगाए जाएंगे उसके जवाब मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। सत्रों में साफ तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्रीगण थे वो पूरी तैयारी के साथ हाउस में नहीं आते, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमसे कहा जाता है हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे हर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो हमारे उनकी विधानसभा के सवाल हैं, उनको लेकर गंभीर भी हैं और हमने लगातार सरकार को घिरी हुई सरकार को घेरा है। होगा कि कांग्रेस का पन्ना कोरा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन है और भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। हमारे माननीय मंत्रीगण पूरे तैयारी के साथ आएंगे और जो भी सवाल कांग्रेस करेगी उसका बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए हल्ला उल्ला कर सकती है, किंतु ठोस मुद्दे उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, होमवर्क तो उनको भी करना चाहिए और माननीय मंत्रीगण जो हमारे हैं वो पूरे तैयारी के साथ आएंगे, पूरे होमवर्क के साथ आएंगे और हर सवाल का जवाब, चाहे किसी भी प्रकार का वो सवाल करेंगे, उसका जवाब हमारे माननीय मंत्रियों के पास है। देहरादून राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ऋतु बहादुरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी ने शपथ ली है। इसके साथ ही देहरादून राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश को बाहरी को गोपनीयता पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऋतु बाहरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके। न्यायाधीश ऋतु बाहरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। गौरतलब है कि उत्तराखंड से इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में आयोजित परेड में और अन्य गतिविधियों में 122 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें 46 लड़कियां भी शामिल रही। इस मौके पर राज्यपाल ने एनसीसी 11 यूके बटालियन मेजर शशि मेहता को भी सम्मानित किया। उन्होंने झांसी से दिल्ली तक की नारी शक्ति वंदन दौड़ में प्रतिभाग करते हुए 470 किलोमीटर की दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया। राज्यपाल ने इस असाधारण उपलब्धि के लिए मेजर शशि मेहता की सराहना की। कैडेट्स को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिविर और कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में प्रतिभाग करना आपकी प्रतिबद्धता और अटूट समर्पण का परिणाम है।
उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए। वहीं शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की जरूरत होती है। खेल मंत्री का कहना है कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत करवाया गया और केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्यों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस दें। मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई। और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो डीजीपी हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है और प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है और वो गन भी बहुत महंगी होती है। तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी उसमें छूट दी है। आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है मैंने किया है। देहरादून में दून विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि यूसीसी समिति की सदस्य के रूप में डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय के बच्चे और अध्यापक भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में बच्चों को समान नागरिक संहिता कानून के बारे में जानकारी दी गई कि इससे किसको कितना फायदा हो सकता है। समिति के सदस्य दून विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और समान नागरिक संहिता की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। कमेटी बनी थी मई 2022 को, मुझे एक सदस्य के रूप में उसमें काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा अनुभव ये था। अब हम कल ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुके हैं। अब ये ड्राफ्ट अभी सरकार के पास है, उसके बाद ये आज कैबिनेट में अप्रूव होकर विधानसभा में आएगा। तो अभी ये उन्हीं की संपदा है, तो एक बार ये डिस्कशन के लिए आएगा पब्लिक फोरम में। उत्तराखंड सरकार का जब से चुनाव हुआ है, उत्तराखंड की जनता से ये उनका वादा था कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करेगी और उसको राज्य में लागू करेगी। आज के 21वीं शताब्दी के दौर में कोई व्यक्ति अपने आप को अलग थलग रह करके आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाना होगा और इस प्रकार के कानून की, इस प्रकार के ड्राफ्ट की राज्य को ही नहीं बल्कि देश को आवश्यकता है। कोई अपने आप को एक विशेष वर्ग में रख करके आगे नहीं बढ़ सकता। और इस प्रकार के ड्राफ्ट जिसमें यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सलिटी हो, जिसमें सबका हित समाहित हो। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मंगलौर में समाज सेवी और कांग्रेस के नेता आदिल फरीदी ने फ्री आंखों के कैंप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आदिल फरीदी के शुक्रगुजार हैं, जो समय समय पर समाज सेवा के कार्य को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन करते रहते हैं और उनके इस कार्य से काफी लोगों को फायदा भी मिलता है। वहीं आदिल फरीदी ने भी कहा कि वो देहरादून में स्थित इंद्रेश हॉस्पिटल की मदद से इस तरह के कैंप जगह जगह लगवाते हैं और आज ये कैंप मैंगलोर में भी लगवाया गया है, जहां लगभग 500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो है महंत इंद्रेश द्वारा ये नेत्र कैंप कस्बा मंगलौर में लगाया गया है, जिसके संयोजक आदिल भाई के द्वारा ये कैंप लगाया गया है और नईम भाई के यहाँ जो आयोजक हैं इसके नईम भाई हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य है। निरंतर आदिल भाई जो हैं इसमें प्रयासरत हैं और इस तरह के कैंप भविष्य में भी लगने चाहिए।
मंगलौर में लालबाड़े में, और नईम भाई के यहाँ ये इसके जो आयोजक है नईम भाई है, मैथ इंद्रेस हॉस्पिटल की ओर से कैंप लगा है, और जिसमें हमारे साथ ताजिम भाई प्रदेश महासचिव किसान यूनियन के, उनके बेटे, और इसी तरह के कार्य हमारे इस तरह के कैंप लगते रहते हैं। अब तक 525 लैस गिर चुके मेरे सौजन्य से मैथ इंद्रेस की ओर से, और 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब तक 2 बजे तक ये कैंप चलेगा। मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे से और नमाज स्थल को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा थाना बनभूलपुरा से लेकर मलिक के बगीचे तक फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। इस दौरान जनपद नैनीताल के सभी थाना और चौकी क्षेत्र की फोर्स भारी संख्या में पीएसी के जवान मौजूद रहे। वहीं मलिक के बगीचे में कुछ महिलाओं ने फ्लैग मार्च के दौरान अपना विरोध भी जताया, जिनको थाना बनभूलपुरा प्रभारी नीरज भाकुनी द्वारा समझाया गया कि प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बीच कोई भी बाधा उत्पन्न न करे। देखिए, जो नगर निगम की नजूल भूमि है उस पर नगर निगम ने नोटिस दिया था। उस पर एक संरचना बनी थी जहां इन लोगों का कहना है कि ये नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर उसमें मस्जिद जैसा स्वरूप उसका नहीं है, मदरसा है। और उसमें नगर निगम ने इनको 3 दिन का टाइम दिया था कि इनके पास जो भी अभिलेख हो वो दिखा दें। तो कोई भी अभिलेख जो संबंधित जिसकी भूमि जो अपनी बता रहा है और उसके द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसमें नगर निगम ने ध्वस्तीकरण पारित किया है, जिसमें कि कल तिथि है। और इसी के क्रम में आज शांति व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों से अपील करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। जिस तरह से नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी किया, उसके बाद हमारा जो पुलिस बल है वो पूरा तैयार है। पूरे ज़िले की पुलिस मुख्यतः हमारे सभी जिलों थानों से आ चुके हैं, सारे एसओज आ गए हैं। बाकी हमने बाहर से भी फोर्स डिमांड की है, वो अब आज शाम तक पूरा का पूरा यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमने जो फ्लैग मार्च किया है उससे क्षेत्र में फोर्स का आकलन हमारा हो गया है। अधिकतर जो फोर्स है हमारा पूरा बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरा जिले का उपलब्ध रहेगा। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर है, जहां कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध समाज स्थल और भवन और कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 1 फरवरी तक खाली करने के लिए निर्देश जारी किए गए। फिलहाल अतिक्रमण 1 फरवरी तक हटाया नहीं गया और नगर निगम बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही को अंजाम देगा। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से एक दिन पहले क्षेत्र के तमाम धर्मगुरुओं और पार्षदों ने नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य समिति प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्षेत्र के लोगों का कहना है ये सामाजिक ताने बाने से जुड़ी चीज है, ऐसे में शहर का माहौल और भी खराब हो सकता है। लेकिन कोई ठोस जवाब मुझे दिखाई नहीं पड़ा है। और नजूल की ज़मीन की प्रकृति राज्य सरकार की नजूल की है, और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जो मैंने निरीक्षण किया था, देखा था, पाया था, उसके हिसाब से यही लगता है कि इसकी आड़ में वहाँ पर अवैध कब्जे कराने का, प्लाटिंग करने का, बेचने का काम किया गया है, बड़े पैमाने किया गया है। कभी इसको फ्री होल्ड कराने तक का प्रयास नहीं किया गया है। आज धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इस बात को मांग रख रहे थे, लेकिन उसका स्वरूप कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, कौन सी सोसाइटी ने बनाया, क्या संगठन उसके लिए बनाया गया, कहाँ से धनराशि लाई गई, कौन सा चंदा इकट्ठा किया गया, ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो मुझे नोटिस लेने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं मिला है, इसलिए मैंने नोटिस लेने की कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम लोगों ने केवल मस्जिद और मदरसे के उसको डेमोलिश को नोटिस को ख़त्म करने की मांग करी है कि यथायथ स्थिति में मस्जिद और मदरसा रहे। वार्ता उस पर जारी है, अभी एमएनए साहब से बात होनी है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। कब्जे की नहीं, नजूल की ज़मीन तो नजूल की ज़मीन है, लेकिन ये है कि हमने वो मलिन बस्ती भी है, साथ साथ में जो है फ्री होल्ड कराने की मांग करी है, उसको हम काम करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मुकम्मल बात हम जवाब। रुड़की में एक व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि एक युवक के साथ गाली गलौज करने पर युवक ने व्यक्ति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और सीआईयू टीम के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद वो व्यक्ति के शव को नहर में डालना चाहता था, लेकिन जब उससे शव नहीं संभला तो उसे नाले में ही डाल दिया। मोहम्मदपुर जट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था।
और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था मोहम्मदपुर जट में, इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है, मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आपको बता दें कि परिवहन से जुड़े राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डेटा बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा विभाग, समस्त वाहन डीलरशिप, समस्त वाहन प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा संगठन सहित कई संगठनों ने इस जागरूकता रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चालक और परिचालक के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अंतर्गत चालक और परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 16 महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर परिवहन निगम और परिवहन विभाग के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी नौकरी की शुरुआत से ही अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से निर्वहन करें। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। परिवहन विभाग के मृतक चालक और परिचालकों के आश्रितों को मिली सौगात। सीएम धामी ने 106 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, 16 महिलाओं को दिए ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले हुई कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक, शांतिपूर्ण सदन चलाने का किया आग्रह। यूसीसी सहित तमाम मुद्दों पर होने वाला है विशेष सत्र। इधर सत्र से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री धामी सहित हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे मौजूद। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। हल्द्वानी में अवैध मदरसा और नमाज स्थल होगा ध्वस्त। नगर निगम ने की तैयारी, ड्रोन से निगरानी। प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सख्त, चारधाम सहित हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।